दोस्तों, फिल्म शुरू होती है साल 1981 से, जहां पर में पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट रमीका सिंह को दिखाया जाता है और वह इस शहर के सबसे बदनाम और सबसे खतरनाक माफिया के सिर पर डेथ वारंट जारी करती है, जिसका नाम रॉकी होता है, यानी कि इस फिल्म का मेन कैरेक्टर यश। 2018 में हमें आनंद नाम के एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जिसने एक बुक लिखी थी और इस बुक का नाम था एल डोराडो, यानी कि खोए हुए सोने का शहर। और इसमें उसने रॉकी की पूरी जिंदगी की कहानी लिखी थी, लेकिन सरकार ने उस बुक को बैन करके उसके सारे कॉपीज को जला दिया था। इसी का मतलब इस बुक में कुछ तो ऐसा था जिसे सरकार छुपाना चाहती थी, लेकिन उस बुक की एक आखिरी कॉपी किसी तरह 24 न्यूज चैनल वालों के हाथ लग जाती है। इसलिए इस चैनल की मेन जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े आनंद जी का इंटरव्यू लेने जाती है, जहां पर वह अपनी जुबानी रॉकी की कहानी सुनाना शुरू कर देता है। और इसी के साथ कहानी पहुंच जाती है साल 1991 में, जहां पर में कर्नाटका में कोलार जिले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक ही साथ दो बातें बताई जाती है। एक तो यह कि इसी दिन रॉकी का जन्म होता है और दूसरा किसानों को कुएं की खुदाई के दौरान उन्हें कुछ चमकीले पत्थर मिलते हैं। इसलिए उस जगह का इन्वेस्टिगेशन करने वहाँ कुछ सरकारी अफसर आते हैं। उन सभी के साथ वहाँ सूर्यवर्धन नाम का एक और आदमी आता है, जो कि वही का रहने वाला एक पावरफुल आदमी था। वह चमकीला पत्थर सोना है, ये बात पक्की होने पर सूर्यवर्धन सारे सरकारी अफसरों को मरवा देता है ताकि यह खबर बाहर ना जा सके। और फिर वह उस जगह का नाम रख देता है कोलार गोल्ड फील्ड, यानी कि KGF। जब सरकार को यह बात पता लगती है तो सूर्यवर्धन उस जगह को सरकार से 99 सालों के लिए उधार ले लेता है और वहाँ नाराची नाम की एक कंपनी बनाता है और सबको ऐसा दिखाता है कि यह एक लाइमस्टोन माइनिंग की कंपनी है, यानी कि एक सोने के पत्थर की खदान। सूर्यवर्धन जबरदस्ती गांव के लोगों को नाराची में लाकर माइनिंग करवाता था और उन पर खूब जुल्म भी किया करता था। फिर कहानी पहुंच जाती है साल 1961 में, जहां पर हम रॉकी को देखते हैं, लेकिन उसकी मां को कैंसर होने की वजह से वह अपने जीवन की आखिरी स्टेज पर थी और गरीबी की वजह से वो अपना इलाज भी नहीं करवा पाती थी। इसलिए वह मरते मरते अपने बेटे रॉकी से कहती है, तुम जैसे भी जो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी मरना एक अमीर और ताकतवर इंसान बनकर मरना। और इसीलिए रॉकी रोते हुए अपनी माँ से वादा करता है कि माँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा और अमीर आदमी बनूंगा। और फिर यहाँ पर रॉकी की माँ मर जाती है, इसलिए वह कर्नाटका छोड़कर मुंबई चला जाता है और अपना पेट पालने के लिए लोगों के जूते साफ करना शुरू कर देता है। उसके साथ साथ और भी अनाथ बच्चे थे और उनमें से कुछ बच्चे उसे बताते हैं कि मुंबई का बाप सेट्टी है, जिसके पास में हर कोई काम करना चाहता है और उससे हर कोई डरता भी है। फिर शाम होते ही वो सारे बच्चे अपने कमाए हुए पैसे असलम को ला कर देते हैं, क्योंकि वही इन बच्चों से काम कराकर उन्हें खाना देता था। तभी असलम का एक आदमी उसे आकर बताता है कि भाईजान, पुलिस आजकल कुछ ज्यादा ही वसूली कर रही है। अगर हम एक पुलिस वाले को सुलटा दे तो बाकियों के होश ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन यह काम करेगा कौन? तो पीछे से रॉकी अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है, ये काम मैं करूंगा। फिर वह उस एरिया में आ रहे पुलिस वालों के सर पर शराब की बोतल मारता है और वहां से भाग जाता है, जिस वजह से बाकी के पुलिस वाले उसे कुत्ते की तरह ढूंढने लगते हैं और उसे पकड़कर खूब मारते हैं। जिसके बाद असलम जाकर सेट्टी भाई से कहता है कि वह मेरा ही बच्चा था, मैंने तो बस मजाक में उस पुलिस वाले को मारने को कहा था। इसलिए सेट्टी रॉकी को छुड़ा कर लाता है और उससे पूछता है, क्यों रे, तूने पुलिस वालों को आखिर क्यों मारा? रॉकी कहता है, किसी आम आदमी को मारा तो पुलिस ढूंढती है, लेकिन अगर पुलिस को मारा तो तुम्हारे जैसे भाई ढूंढते हैं। ये डायलॉग सुनकर सेट्टी काफी इंप्रेस होता है और उससे पूछता है कि क्या चाहिए रे तेरे को? जिस पर रॉकी कहता है, दुनिया। सेट्टी समझ जाता है कि इस गैंग में अब मर्द आ चुका है और फिर वह उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। इसके साथ कहानी पहुंचती है साल 1978 में, जहां पर सूर्यवर्धन अपने काम को फैलाने के लिए 5 पार्टनर रख लेता है। नंबर 1 पर था कमल, जो कि KGF से निकले सोने को वारका के अंदर पिघलाकर उसे पूरे इंडिया के चारों कोने में डिस्ट्रीब्यूट करवाया करता था। इंडिया के ईस्ट को संभाला करता था एंड्रू और वेस्ट को सेट्टी संभालता था, जो कि एंड्रू का ही चेला था, जिसके अंदर में मुंबई और गुजरात आया करते थे। और उसके साथ साथ उसके पास सबसे बड़ी पावर थी रॉकी। वही नॉर्थ के अंदर गुरु पांडे और साउथ में राजेंद्र देसाई, जिसकी बेंगलोर के अंदर काफी बड़ी टीम थी। एक दिन अचानक सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक आता है और वह काफी बीमार रहने लगता है। इसलिए वह गरुड़ा और अपने छोटे भाई अदिरा को बुलाता है। अब उसे ये डिसाइड करना था कि मेरे मरने के बाद मेरा यह साम्राज्य कौन संभालेगा, क्योंकि उसके बीमार पड़ते ही उसके 5 पार्टनर की नजर KGF पर पड़ने लगी थी।
सूर्यवर्धन अपने भाई अधीरा से कहता है, अधीरा, जिस तरह से आज तक तुमने मेरी ईमानदारी के साथ सेवा करी है, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे बेटे गरुड़ा की भी इसी तरह से सेवा करोगे। यह कहकर वह कोमा में चला जाता है और इसी के साथ वह अपना पूरा साम्राज्य गरुड़ा को दे देता है। लेकिन अधीरा को यह बात पच नहीं पाती, जिस वजह से अब गरुड़ा और अधीरा के बीच टक्कर होने लगती है। कभी अधीरा उसे मरवाने की कोशिश करता है तो कभी गरुड़ा। फिर एक दिन गरुड़ा अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और वह अधीरा को जान से मरवा देता है। मगर गरुड़ा की प्रॉब्लम्स यहीं पर खत्म नहीं होती। इनके सोने पर इंडिया से बाहर से भी किसी की नजर होती है, जिसका नाम था इनायत खलील, जो कि दुबई के अंदर बैठा था और वह भी नाराजी पर कब्जा करना चाहता था। इसलिए इनायत खलील मुंबई के डॉन दिलावर से हाथ मिला लेता है, क्योंकि वह सेट्टी का दुश्मन भी था। इसलिए इनायत दिलावर को कहता है कि मैं दुबई से अपना सोना मुंबई भेज रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा गोल्ड पूरे मार्केट में फैला दो। मगर मुंबई तो सेट्टी की थी और सेट्टी के पास में था उसका खास आदमी रॉकी, तो भला उसका गोल्ड यहाँ पर कैसे बिकता। इसी वजह से रॉकी अब दिलावर के लोगों को कुत्ते की तरह पीटने लगता है, जो कि अब पहले से काफी बड़ा और पावरफुल हो चुका था। रॉकी दिलावर के सारे आदमियों को मारकर उनकी डेड बॉडी को उसी दुबई से आने वाले जहाजों के सामने लटका देता है और कहता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मेरे अलावा कोई भी यहाँ पर धंधा नहीं कर सकता। फिर जब यह खबर सेट्टी के बॉस एंड्रे को मिलती है तो वो रॉकी से मिलने आता है और वह उसे एक काम देता है और कहता है, तुझे मेरे लिए बेंगलोर आना होगा और तेरा काम मैं तुझे वहीं पर बताऊंगा, और अगर तूने मेरा वह काम कर दिया तो यह अक्खा मुंबई तेरा हो जाएगा। सेट्टी को मुंबई का डॉन बनाने वाला एंड्रे ही था। ये सुनने के बाद वहाँ खड़े सारे लोग रॉकी को सलाम ठोकते हैं और इसी के साथ रॉकी पहुँच जाता है बेंगलोर, जहाँ पर उसे रोड पर नाचती हुई एक लड़की मिलती है जो कि काफी अय्याश थी, और यह बेंगलुरु के सबसे बड़े माफिया राजेंद्र देसाई की बेटी होती है और कमल की होने वाली पत्नी भी, जिसका नाम होता है रीना। उसे देखकर रॉकी का दिल उस पर आ जाता है। फिर जब वो रीना से फ्लर्ट करता है तब रीना के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो वह अपने स्वैगी अंदाज में रीना के सारे आदमियों को अकेले ही पानी पिला देता है। फिर जब कमल को ये बात पता लगती है कि उसकी फियांसे को किसी ने छेड़ा है, तो वह अपने गुंडों को रॉकी को मारने के लिए भेजता है। मगर रॉकी भी कहा किसी से कम था, वह उन सभी को धोकर रीना का ही ड्राइवर बनकर उसी के साथ निकल जाता है। रीना उसे अपने साथ देखकर अंदर ही अंदर पागल हो रही थी। फिर जब रॉकी रोड पर जा रहा था तो उसकी नजर एक मजबूर और लाचार औरत पर पड़ती है, जो अपने बच्चे को गोद में लिए अपने गिरे हुए ब्रेड को उठाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन काफी ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से वह उस ब्रेड को उठा नहीं पाती। इस वजह से रॉकी अपनी कार को बीच सड़क पर लाकर रोक देता है और अपनी गन को कार के विंडो से बाहर निकालता है, तो वहाँ खड़े सारे लोग चुपचाप अपनी कार में बैठ जाते हैं। फिर रॉकी अपनी कार से नीचे उतरता है और ब्रेड उठाकर वो उस माँ को देता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि भूख की क्या कीमत होती है, क्योंकि किसी वक्त में मैंने भी इस भूख का सामना किया है, लेकिन तुम्हें भी जीने के लिए इन सब का सामना करना ही होगा, वरना यह दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। यह कहकर रॉकी को अपने बचपन की याद आने लगती है। मगर तभी रॉकी को रास्ते पर वो ट्रक नजर आता है जिसके अंदर सोना ही सोना था। अब तक वो ये समझ रहा था कि सेट्टी के पास जो माल आता है वो सीधा अफ्रीका से आता है, मगर जब वो किसी तरह से उस गोल्ड के डब्बे को खोल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह सारा माल तो बेंगलोर से ही आ रहा है, जिसका मतलब यह है कि यह सारे गोल्ड भारत से ही निकलते हैं। तो वह सोचता है कि आखिर इन सभी के पीछे कौन है, यह गोल्ड का सारा माल है किसका, क्योंकि वह तो अभी तक ये सोच रहा था कि सेट्टी ही सबसे बड़ा गुंडा है। मगर अब उसे समझ में आ जाता है कि सेट्टी से भी बड़ा कोई है जिसका यह सारा सोना है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम रीना को एक क्लब में पार्टी करते हुए देखते हैं। वहाँ पर रॉकी भी आ जाता है, मगर इस बार रीना के साथ कमल भी था। तो कमल रॉकी को चैलेंज करता है कि अगर मर्द के बच्चे हो तो रीना को छू कर दिखाओ, और अगर तूने इसे छू लिया तो रीना तेरी हो जाएगी। जिस पर रॉकी उन सभी को धोने के बजाय वहाँ से निकल जाता है, जिस पर कमल और उसके लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, फट गई क्या। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद रॉकी वहाँ पर एक पेट्रोल टैंकर को लेकर दीवार में दे मारता है, जिस वजह से पूरा पेट्रोल जमीन पर बिखर जाता है। और फिर वो अपनी सिगरेट जलाता है, जिस वजह से कमल और उसके लोगों की पैंट गीली होने लगती है। रॉकी रीना को टच करने ही वाला था, मगर फिर वो रुक जाता है और कहता है, मर्द वह नहीं होता जो औरत को छूकर उसे अपना बना ले, बल्कि मर्द तो वो होते हैं जो उसे किसी और के छूने से बचा ले। रीना रॉकी की इन अदाओं को देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है। फिर भी कमल उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर रीना के फादर राजेंद्र देसाई आ जाते हैं और कमल से कहते हैं, कमल रुक जाओ, ये वही है जिसे हमने गरुड़ा को मारने के लिए बुलाया है। जिसके बाद रॉकी और सूर्यवर्धन के सभी पार्टनर्स उसके बेटे गरुड़ा को मारने का प्लान बनाते हैं, जिस पर गुरु पांडे कहते हैं वह इतनी आसानी से बाहर नहीं आने वाला।
इसलिए वो लोग उसे बाहर बुलाने के लिए उसके पिता का स्टैचू बनवाते हैं और उसके उद्घाटन करवाने के लिए वह लोग गरुड़ा को वहां बुलाते हैं। लेकिन हाई सिक्योरिटी की वजह से उसे वहां भी मार पाना मुश्किल हो रहा था। फिर रॉकी राजेंद्र देसाई की मदद से किसी तरह गन के स्पेयर पार्ट्स को लेकर अंदर चला जाता है और उसे असेंबल करके उसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन गरुड़ा के आदमी सभी जगह फैले हुए थे, जिस वजह से उन्हें उन सभी का प्लान पता चल गया था। और फिर जब वो उस स्टैचू से पर्दा हटाते हैं तो सभी लोग देखते हैं कि वो स्टैचू तो सूर्यवर्धन की नहीं बल्कि गरुड़ा की है, जिसे उसने पहले ही बदलवा दिया था। और फिर वह कहता है, मैं चाहूँ तो अभी तुम सभी लोगों को खत्म कर सकता हूँ, मगर मेरे पिता तुम लोगों के ऊपर बहुत विश्वास करते थे। जिस दिन मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, समझ लेना वही दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और गरुड़ा की इस बात से उन पांचों की फटने लगती है। सभी के दिल में डर बैठ जाता है कि ना जाने कब सूर्यवर्धन की डेथ हो जाएगी और हम लोग मारे जाएंगे। वहाँ खड़ा रॉकी अपनी आंखों से ये सब देखकर समझ जाता है कि गरुड़ा ही है जो इन सभी का बाप है। रॉकी उन सभी से कहता है, आप डरो मत, आप लोगों ने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है मैं उसे करके ही वापस जाऊंगा, इसलिए अब समझ लो कि गरुड़ा तो गए हो। वो लोग नाराजी के बारे में बताते हैं कि यह वही जगह है जो किसी नर्क से कम नहीं है। यहाँ पर जबरदस्ती गांव के लोगों को लाकर जमीन से 900 फुट नीचे 12 घंटे काम करवाया जाता है और जो लोग भी काम करने के लायक नहीं होते उन्हें मार दिया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी 3 मुश्किलें थी। सबसे पहली तो व्हाइट लाइन, जिसे आज तक कोई पार नहीं कर सका था और जिस किसी ने भी उसे पार करने की कोशिश करी वह मारा गया, क्योंकि इस व्हाइट लाइन के कुछ ही दूरी पर था गरुड़ा का घर। दूसरी थी नाराची के दरवाजे और तीसरे थे वहाँ के सैनिक अधिकारी जिसका नाम था वनराम। यह तीनों ही चीज मौत से कम नहीं थी, क्योंकि जो कोई भी उस दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करता या फिर किसी सैनिक को आंख उठाकर देख भी लेता तो उसे मार दिया जाता। रॉकी के वहां आ जाने पर लगता है जैसे वो आजादी की लहर बन के आया हो। कुछ लोगों को तो यह भी लगने लगता है कि यह हमारा मसीहा है जो हमें इस गंदगी से बाहर निकालेगा। फिर हमें व्हाइट लाइन के उस पार गरुड़ा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह कुछ बंदी बनाए हुए लोगों को खाने के लिए भरपेट खाना देता है। तो वहाँ खड़ा गरुड़ा का भाई जो कि लंदन से पढ़कर आया था, वह अपने सिक्योरिटी से पूछता है कि यह तो वो लोग थे ना जो गरुड़ा को मारने आए थे, तो आखिर इन्हें इतना खिला पिला क्यों रहे हैं। तो उसका सिक्योरिटी उसे बताता है कि आने वाली काली माँ की पूजा पर वो हम बकरों के बजाय इन्हीं की बलि देने वाले हैं। फिर केजीएफ में सैनिकों को यह पता चलता है कि एक अंधा बूढ़ा यहाँ पर मौजूद है जो किसी काम का नहीं है, तो वह लोग उसे मारने के लिए अंडरग्राउंड लेकर जाते हैं। लेकिन वहाँ खड़ा रॉकी ये सब सुन लेता है और वो भी अंडरग्राउंड चला जाता है और वहाँ मौजूद सारे सैनिकों को काफी मारता है और उस बूढ़े को बचा लेता है, जिस वजह से केजीएफ के 20,000 गुलाम रॉकी को अपना भगवान मान लेते हैं और अब वह लोग रॉकी के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। फिर धीरे धीरे दिन गुजरते रहते हैं और अब वह दिन आ जाता है जब काली माँ की पूजा होने वाली थी। एक तरफ तो गरुड़ा माँ काली की पूजा के लिए निकला होता है, तो दूसरी तरफ उसका खास सैनिक वनराम गरुड़ा के पूरे घर के अंदर रॉकी को ढूंढ रहा था कि कहीं वो इंसान यहाँ तक तो नहीं आ गया जिसने बाकी सैनिकों को मारा था। फिर गरुड़ा अपने ही उन 3 लोगों का बलि देने लगता है, मगर जैसे ही वो 2 लोगों का गला काटता है तो उधर वनराम को पता चलता है कि वह तीसरा शख्स जिसकी बलि चढ़ने वाली थी उसकी डेड बॉडी तो नाराची के अंदर मरी पड़ी है। तो आखिर वहाँ पर जो तीसरा शख्स है वह कौन है? तो यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि वह तीसरा शख्स और कोई नहीं बल्कि रॉकी ही है। और फिर तभी रॉकी पानी के अंदर से बाहर निकलता है और गरुड़ा के तलवार से उसका ही गला काटता है और इसी के साथ नाराची का असली दुश्मन मारा जाता है। लेकिन गरुड़ा के 400 सिपाही अगर चाहते तो रॉकी को उसी वक्त गोलियों से खत्म कर सकते थे, लेकिन रॉकी के साथ नाराची के 20,000 गुलाम थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते। इसी के साथ अब पूरी नाराची यानी कि केजीएफ रॉकी के हाथों में थी और इसी के साथ केजीएफ चैप्टर 1 यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा केजीएफ चैप्टर 1 हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आगे आने वाले केजीएफ चैप्टर 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार रहना।